नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के 2016 में विमुद्रीकरण किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था, उसको अपहेल किया है, उसको सही करार किया है। 4-1 के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। भारत सरकार ने 2016 में रात को 8 बजे, सभी को पता है, विमुद्रीकरण करने की घोषणा की, डिमोनेटाइजेशन करने की घोषणा की और कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, उनका लीगल टेंडर हम वापस लेंगे। और इससे संबंधित कई प्रकार के केस, कई लोगों ने केस जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि माय लॉर्ड ये डिसीजन गलत है। 1978 में, 1952 में जो सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। अब भारत सरकार ने केवल गजट में नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार के डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है, ऐसा पिटीशन के द्वारा कहा गया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच बैठी, क्योंकि मुख्य कानूनी मुद्दा था, मुख्य कानून का प्रश्न इसमें शामिल था। तो 5 जजों की बेंच बैठी, जिसको हम संवैधानिक बेंच भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बोलते हैं। अगर किसी मुख्य प्रश्न का मुद्दा हो तो उसको केवल संवैधानिक बेंच ही सुन सकती है, जिसमें 5 जज या उससे अधिक जज होते हैं तो उसको संवैधानिक बेंच बोलते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की मेजोरिटी से इस वर्डिक्ट को दिया और कहा जो सरकार के द्वारा जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, डिमोनेटाइजेशन किया गया तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के एक्ट के तहत जो सेक्शन 26(2) है, वो इसके तहत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसका सेक्शन 26 का सब क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी प्रकार के, किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है, और ये किसी एक प्रकार की सीरीज के लिए लिमिटेड नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और आरबीआई के 6 मंथ प्रायर कंसल्टेशन के बाद ऐसा अगर आपस में बातचीत हो जाए तो ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसा। और कहा ये वाली जो प्रोसेस की गई थी सरकार के द्वारा, इसमें कहा है कि बिल्कुल गोपनीय थी, इसको पब्लिक में नहीं रखा गया था। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेरिटी के द्वारा, इस प्रकार के डिसीजन के द्वारा सरकार ने इसको कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1978 में ओनली 3 डे दिए गए थे और इसको 3 डे के बाद 5 डे का एक्सटेंशन दिया गया था ओल्ड नोट को एक्सचेंज करने के लिए। जबकि जब भारत सरकार ने 2016 में इसका विमुद्रीकरण किया तो भारत सरकार ने 52 डे दिए कि नोटों का आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक जज ने इससे अपनी असहमति जताई और कहा, ऑब्जेक्शन उठाया, कहा डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस केवल आप गजट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं निकाल सकते, ये पार्लियामेंट की प्रोसेस के द्वारा होना चाहिए था। जैसे 1978 1952 में सरकार ने 1500 और 10,000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया था। इसके द्वारा पार्लियामेंट ने 1978 में हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन एक्ट 1978 लेके आई थी। लेकिन ऐसा अब की बार 2016 में सरकार ने किया, ऐसा कुछ नहीं किया कि एक्ट लेके आए 2016 में। केवल एक कंसल्टेशन के द्वारा सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा किया, जो कि क्या है, लीगल ग्राउंड पे क्या है, लीगली हमको नहीं दिखता है, इसलिए हम इसके अपोज करते हैं। ऐसा जो एक व्यक्ति, एक हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, एक व्यक्ति ना, चार चार जो जज थे उन्होंने इसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में बात कही। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने समझा। दूसरा,
हर बार आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 के बारे में 26 का सब क्लॉज 2 के बारे में बात हो रही है, तो इसको भी पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्लॉज है, क्योंकि सेक्शन 7 पे प्रश्न आ चुका है आरबीआई एक्ट 1934, जब वो उस दिन चर्चा में था कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई को क्या कर सकती है, सलाह दे सकती है, तो इस पर प्रश्न आ चुका है। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 का ये चर्चा में था, 26 सेक्शन माने कि सेक्शन 26 का सब क्लॉज 2, तो इस पे प्रश्न बन सकता है। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन आरबीआई के बोर्ड के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गजट में नोटिफिकेशन निकाल सकती है। और जब सरकार को ऐसा लगे कि सीरीज ऑफ बैंक नोट को हमें डिमोनेटाइजेशन करना है, उसका लीगल टेंडर को हमें खत्म करना है, तो ऐसा सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा कर सकती है। ऐसा सेक्शन के 26 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, तो ये जजमेंट का कुछ नोट है, ये आपको इसको पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने एक्चुअली सारा चीज इसमें हमने पढ़ लिया है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब जब विमुद्रीकरण 2016 में किया गया, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें कही गई कि हम विमुद्रीकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काला धन बहुत है, हमारे यहाँ लोग टैक्स की चोरी करते हैं, हमारे यहाँ लोग कैश को अधिक तवज्जो देते हैं, अपने पास भर के रखते हैं, बोरों में भर के रखते हैं, जमीन के अंदर रखते हैं, जाने कहां कहां रखते हैं। तो हमें टेररिज्म की फंडिंग को खत्म करना है, नक्सलियों की फंडिंग को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है, नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद है उसको खत्म करना है। और जो ब्लैक मनी, जो टैक्स एविजन की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, सरकार जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें टैक्स के रूप में कलेक्ट नहीं कर पाती, राजस्व की कमी होती है, तो अपना टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाना है और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। जब 2016 में इस प्रकार की चीजें की गई, तो सरकार ने इतने सारे वादे कहे और कहा कि हम इसके द्वारा इतनी सारी चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इतने प्रकार के एडवांटेज कर सकें। तो इससे सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, क्योंकि आप देख पा रहे हैं आजकल जो कोई किसी के व्यक्ति की जेब में कैश नहीं होता है, सब फोन पे करते हैं, तो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और यूपीआई का ट्रांजैक्शन हाई रिकॉर्ड लेवल पे हमको देखने को मिला। दूसरा, अगर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है तो टैक्स इवेजन की जो दर है वो हमको कम रूप में देखने को मिलेगी, तो सरकार के पास अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये हो गई कि बैंकिंग सिस्टम में अधिक से अधिक जो नोट हैं वो अधिक से अधिक बैंकिंग के सिस्टम में आए, और सरकार को अगर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला तो उससे सरकार ने बैंक कम संख्या में मार्केट में जारी किए, क्योंकि अधिकांश लोग कैश में कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी पे लगाम लगी, फ्रॉड पे लगाम लगी, नक्सलिज्म को जो फंडिंग होती थी उस पे लगाम लगी, और पर्यावरण को सुरक्षा हुई, पर्यावरण का हमने संरक्षण किया, क्योंकि कम नोट होंगे तो पेड़ भी हमको कम काटने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डिसएडवांटेज सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कॉमन मैन है, पब्लिक है, वो कंफ्यूजिंग हो गई, उसके लिए इनकन्वीनियंस हुआ, प्राइमरी वस्तुओं के लिए, प्राइमरी गुड्स के लिए, प्राइमरी सर्विस के लिए आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें लगी, और इकोनॉमी में बहुत सारा हमको क्रैश देखने को मिला, और जो छोटा सेक्टर था एमएसएमई वो पूरी तरह खत्म हो गया। रियल एस्टेट सेक्टर की कीमतें बिल्कुल चली गई, और जो शेयर मार्केट है वो भी हमको कम लेवल पर देखने को मिला। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिला। दूसरी बात, अगर हम नए करेंसी नोट लेके आए तो एटीएम में हमको मॉडिफिकेशंस करने पड़े, और पॉपुलेशंस ऑफ नेशंस फिजिकल क्राइसिस का सामना कर रही थी। तो इस प्रकार के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको देखने को मिले, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को हमने हॉलिस्टिकली पढ़ा, और आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, कुछ टाइम का एक्सपीरियंस क्या था और आपका इस पे विचार क्या है, आप जरूर शेयर करना। इसको डिस्कस करने के बाद, इसको सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर
कीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा आर्टिकल ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 सरकार लेके आई। अब इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, ट्राइबल सेक्शन के लिए उनके राइट की स्थिति उत्पन्न हो गई, और जो हमारा 2006 का एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके संबंध में बात की गई कि उनके लिए खतरे की स्थिति बन सकती है। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने सरकार से कहा कि आप ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल एफसीआर 2022 लेके आए हैं, जिससे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है वो कहीं ना कहीं डायल्यूट होता है। फॉरेस्ट ड्वेलर हैं उनका कहीं ना कहीं अधिकारों को बाधित किया जाता है, और जो ग्राम सभा है उसको पहले अधिकार थे तो उसके उनके अधिकारों को वंचित करने का प्रयास इस रूल्स के द्वारा किया गया है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ये चर्चा में था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत इन रूल के द्वारा पावर को कन्फाइंड किया गया, और सप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट रूल माने कि फॉरेस्ट रूल 2003 को 3 के जगह 2022 के रूल को लेके आए। इसमें कुछ मुख्य प्रावधान ये किए गए कि आप फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आपको फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री लैंड के रूप में डाइवर्ट करना है तो आपको जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, फॉरेस्ट जो उनको जनजाति लोगों को अधिकार थे, उनके कुछ वहां पे अपना जीवन यापन करते थे, उनसे कंसेंट लेना जरूरी था, और ग्राम सभा इसके बारे में कंसेंट करती थी। यही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने कहा है कि ये तो उनके लिए उनके ट्राइबल राइट को बाधित करने जैसे रूल है, तो इसको आप पे दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप इसको दोबारा देखिएगा। तो इस एक्ट के द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी को रीजनल रूप में एम्पावर किया गया, और इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस एंड स्क्रीनिंग कमेटी एवरी स्टेट और यूटी लेवल पे हमको देखने को मिलेगी, जो फॉरेस्ट्री लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए, मतलब कि इंडस्ट्री के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इन सारे के लिए डाइवर्ट करेगी, मैं डाइवर्ट करेगी, उनको देने का अधिकार देगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा ये हमने पढ़ ही लिया कि सेटिंग फॉरेस्ट राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर अलाउइंग डाइवर्जन फॉरेस्ट लैंड। ठीक, दूसरी बात कंसर्न ये जाहिर किए गए, वही हमने पढ़ चुके हैं कि पहले अगर को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत अगर हमको गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट लेके आना है तो फॉरेस्ट जो ड्वेलर हैं उनसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में ट्रेडिशनल लैंड को परमिशन लेने की या कंसेंट करने की आवश्यकता होती थी, और ग्राम सभा को पहले कंसेंट के बारे में बात की जाती थी। तो लेकिन इस जो रूल्स हैं उसमें ग्राम सभा की कंसेंट को मिसिंग किया गया है, इसको लोकल लेवल को बीकिंग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में हमको पता ही है कि माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको डिफाइन किया गया, और 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर कोई यहाँ पे रह रहा है उस रीजन में तो उनको फॉरेस्ट लैंड टेनोरियल सिक्योरिटी के बारे में बात की गई, उनको कुछ फॉरेस्ट लैंड उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। कम्युनिटी के राइट को फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। प्रोटेक्शन कम्युनिटी के फॉरेस्ट रिसोर्स का क्या किया जाता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। और फॉरेस्ट विलेज और हैबिटेशन, फॉरेस्ट लैंड को रेवेन्यू विलेज में चेंज करने का इस एक्ट के तहत ऐसी बात की गई। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो वनरेबल ट्राइब ग्रुप है उनके अधिकारों के बारे में भी बात की गई, एंसेस्टर के डोमेन के उनको अधिकार देने की बात की गई। सीजनल एक्सेस टू नॉमेडिक, पोस्टल, सेमी नॉमेडिक कम्युनिटी ओवर द फॉरेस्ट, मतलब कि नॉमेडिक जो घुमंती जनजातियां हैं उनको भी अधिकार देने की इसके तहत बात की गई। ठीक है, ये सारी बातें इसके तहत की गई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से प्रश्न आया है तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को भी, माइनर
फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत डिफाइन किया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यहीं से प्रश्न आया था। दूसरी बात, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको आर्टिकल 338 के तहत कंस्टिट्यूट किया गया, मतलब एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, संवैधानिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक और जो भी हमारे मानव सिविल राइट है उनके बारे में बात करते हैं। इसमें आपको चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर देखने को मिलेंगे और इसको प्रेसिडेंट रिपोर्ट अपॉइंट करते हैं वारंट और इंडर हिज हैंड और सील के माध्यम से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट 2004 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया और उससे पहले आपको सूरज वहन देखने को मिली, सेकंड में आपको बूटा सिंह और थर्ड में आपको पीएल पूनिया या चेयरपर्सन के रूप में देखने को मिले। कभी कभी ये प्रश्न पीएससी में आ जाता है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा, आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक के रूप में 2000 कंटिन्यू किया है। तो डोमेस्टिकली डी मतलब डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंस बैंक को शॉर्ट में हम डी बोलते हैं। ये इतनी बड़ा संस्थाएं, इतने बड़े बैंक होते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी काफी अधिक होती है। अगर ये फेल हो जाए तो टू बिग टू फेल, मतलब अगर ये फेल हो जाए तो पूरे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह फेल हो जाएगी। और ये कंसेप्ट 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया। डीसिप को बेसिस ऑफ देयर साइज, उसकी साइज के आधार पर, इंटरकनेक्टेडनेस के आधार पर, लैक ऑफ रेडली अवेलेबल के आधार पर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर डिक्लेयर करते हैं। अगर वो जीडीपी का 2% से अधिक उनका शेयर किसी देश की जीडीपी में हो तो उनको डीसिप के रूप में, वहां का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, हमारे देश में भारत का केंद्रीय बैंक इनको नॉमिनेट करता है। तो अभी कितने हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको आरबीआई जो डीसिप का कंसेप्ट 2014 में लेके आई। ठीक है, और इनको क्या करना पड़ता है, जो एडिशनल कॉमन इक्विटी है, जो टायर 1 का मतलब रहता है जो हमारी जो ऑनर की जो कैपिटल है उसको टायर 1 बोलते हैं, मतलब कि ओरिजिनल कैपिटल। तो कॉमन इक्विटी टायर 1 में से, कॉमन इक्विटी में से टायर 1 में से एसबीआई के लिए 0.60% रिस्क वेटेड एसेट से संबंधित होनी चाहिए और आईसीआईसी बैंक के लिए 0.2% के आसपास इतने वो होल्ड कर सकते हैं, तभी उनको डीसिप का दर्जा आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा। सिमिलरली ग्लोबल लेवल पर सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक का दर्जा भी दिया जाता है और उसमें फॉरेन के जो इंटरनेशनल जो संस्थान होते हैं वो देते हैं, जिससे हम पढ़ते हैं बैंकिंग सेटलमेंट वगैरह। ठीक है, वो संस्थान क्या करते हैं, इंटरनेशनली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक का जीसिप का दर्जा देते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। दूसरा काफी महत्वपूर्ण बात है, आसाम में जो हमको राइनो देखने को मिलते हैं उनकी 2022 में एक भी पोचिंग नहीं हुई है, मतलब शिकार नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूज थी। अब राइनो की जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं 5 स्पीसीज हमको देखने को मिलेंगी, व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो, सुमात्रान राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और जावा राइनो। सुमात्रा, जावा और ब्लैक राइनो को क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में डाला गया है, आईयूसीएन की लिस्ट में, काफी खतरा है इनको। व्हाइट राइनो को और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को, जो कि जिसको इंडियन राइनो भी बोलते हैं, उसको वनरेबल की कैटेगरी में डाला गया है। जावा और इंडियन राइनो को, जावा और इंडियन राइनो मतलब कि वन हॉर्न राइनो में केवल आपको 1 हॉर्न देखने को मिलेंगे, एक सींग आपको देखने को मिलेगा, जबकि अदर राइनो में 2 हॉर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जैसा आप इस पे देखेंगे, जैसे व्हाइट राइनो हो गया, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इधर हो गया, ये आपको इधर देखने को मिलेगा, ब्लैक राइनो, जावा राइनो और सुमित्रा राइनो। ठीक है, ये सारी चीजें नियर थ्रेटन, वनरेबल, इन तीनों को क्रिटिकल इंडेंजर की श्रेणी में
डाला गया है। सबसे अधिक कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी तो आपको जावा राइनो की स्टेबल है, लेकिन जो सुमात्रा राइनो है उसकी पॉपुलेशन आपको डिक्रीज में देखने को मिलेगी। बाकी जो ब्लैक राइनो है उसकी इंक्रीज में, ग्रेटर बर्नहॉर्न राइनो इंक्रीज में 3 ईयर से अधिक है, और जो नियर थर्टन में आपको व्हाइट राइनो मिलेगी उसकी पॉपुलेशन 18 के आसपास है, लेकिन डिक्रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा इनके हैबिटाट ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवानास, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट। ठीक है, श्रूबलालैंड्स में आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड क्या है, इनकी मेडिकल वैल्यू, हैबिटाट लॉस काफी अधिक मात्रा में हो रहा है। इंडियन राइनो क्या है, एशिया लार्जेस्ट स्पीसीज है राइनो में। ये आपको असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, नेपाल, भूटान में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, असम में। असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, रायमोना, मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंग, दिहांग पटकई और दिब्रू सुखोवा। तो इनके आप क्या करोगे, सीक्वेंस याद रखोगे। आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है। सबसे अधिक मतलब सबसे जो ईस्ट में है डिब्रू सुखोवा, और सबसे अदर बेस्ट में है तो रायमोना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने इनके कंजर्वेशन के लिए इंडिया राइनो मिशन 2022 लेके आए और स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फूड असम में लॉन्च की, ताकि इनकी पोचिंग को रोका जा सके और इनकी रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स चर्चा में है, और जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो PMI है उसमें रिकॉर्डेड हाईएस्ट लेवल पर आउटपुट हमको देखने को मिला दिसंबर 2022 में, सिंस फरवरी 2021 से। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, और इसमें मंथली सर्वे रहता है। डिफरेंट कंपनीज इसमें शामिल रहती हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को काउंट किया जाता है। 0 से 50 के बीच इसका नंबर रहता है। अगर आपका PMI 50 से अधिक है तो आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन कर रही है, मतलब बढ़ रही है, और अगर आपका अंडर 50 है तो आप क्या कर रहे हो, आपका श्रिंकेज कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और 50 है तो आप में कोई नो चेंज की बात आपको देखने को मिलती है। इसको पब्लिश किया जाता है जापानीज फर्म नेकई के द्वारा, और कंप्लीट कंस्ट्रक्ट किया जाता है मार्केट इकोनॉमी के द्वारा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल आप इसकी याद रखेंगे। दूसरा, ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है XBB.1.5, इसमें गुजरात में पहला इसका केस देखने को मिला। नया वेरिएंट है, काफी मतलब कि इम्यून सिस्टम को इवेजिव है, और काफी हाईली क्या है, ट्रांसमिटिव वेरिएंट है। ओमिक्रॉन के काफी वेरिएंट हमको देखने को मिलेंगे, XBB.1.5, BQ.1, BA5, XBBR, ये सारे ओमिक्रॉन के आपको वेरिएंट देखने को मिलेंगे। वायरस है, इसका नेचर रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज म्यूटेशन होते रहते हैं, और जो इस वायरस में म्यूटेशन देखने को मिलते हैं उसके वेरिएंट को हम नया नाम दे देते हैं। बस इतनी सी प्रोसेस है। ये प्रोसेस जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, उत्कर्ष 2.0 चर्चा में है। RBI ने इसको लॉन्च किया है। बस इतना याद रखेंगे, ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है उत्कर्ष 2.0, और इसके द्वारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट करना, उनके नागरिकों का उस बैंक पे जो ट्रस्ट है वो उसको बढ़ाना, और जो सिग्निफिकेंस है बैंकों का, वो सारी चीजों में कुल मिलाकर कहें तो बैंकिंग की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूवमेंट करना और नागरिकों का ट्रस्ट बैंक पे बढ़ाना। बस इतना आप याद रखेंगे। उत्कर्ष 2.0 का मतलब यही है। ठीक है, दूसरा, कॉफी चर्चा में थी। कॉफी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया एशिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक्सपोर्ट, चाहे वो प्रोड्यूसर की बात हो चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, और 2022 में 2% टू 4 लाख टन के आसपास 22 में हमको प्रोडक्शन देखने को मिला। कॉफी बोर्ड से संबंधित प्रश्न आ चुका है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। कॉफी बोर्ड एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। भारत में रोबस्टा, अरेबिका दोनों प्रकार की वैरायटी
का प्रोडक्शन होता है। इंडिया इसमें अगर प्रोडक्शन के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए और 150 से 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होना चाहिए। और ये आपको वेस्टर्न घाट में अधिक से अधिक दिखने को मिलेगी और इसमें सबसे अधिक प्रोडक्शन कर्नाटका का, फिर आपको केरला का, फिर आपको तमिलनाडु का देखने को मिलेगा। सबसे अधिक प्रोडक्शन हम किसका करते हैं, रोबस्टा का करते हैं, उसके बाद हमको अरेबिका का हम करते हैं। ठीक है, एक बात और है कि इसको अधिक पेड़ों की जो शैडो रहती है उसके आसपास उगाया जाता है, क्योंकि अधिक सनशाइन इसके लिए घातक रहती है, तो इसलिए इनको पेड़ों की छांव में उगाया जाता है, छाया में उगाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा समिट शिखर जी या फिर शिखर जी चर्चा में है, जैन कम्युनिटी से संबंधित है और जैन कम्युनिटी के द्वारा इससे संबंधित विरोध किया जा रहा है, अपना प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थानी झारखंड की गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में दर्जा दे दिया। अगर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको दर्जा दिया तो अधिक से अधिक टूरिस्ट यहाँ पे जाएंगे। तो जो जैन समुदाय है, जैन कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो आस्थाएं हैं उनके लिए निगेटिव रूप से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी जो धरोहर है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ये आपको पारसनाथ हिल में देखने को मिलेगा झारखंड में, जो कि सबसे बड़ी पिलग्रिम साइट है। इसमें आपको दिगंबराज, श्वेतांबराज, दोनों प्रकार की चीजें, दोनों प्रकार के समुदाय जैन से संबंधित देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसका नाम पारसनाथ के बाद, जो कि 23 तीर्थंकर थे जैन कम्युनिटी से, उनके बाद पड़ा। 24 तीर्थंकर अलॉन्ग मैनी मॉन्क्स, जिसको मोक्ष बोलते हैं, साल्वेशंस बोलते हैं, मीडिएशन के माध्यम से प्राप्त किया, मोक्ष ज्ञान प्राप्ति हुई। और जो पारसनाथ हिल्स है, हाईएस्ट माउंटेन है कहां पे, झारखंड में। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट मनाथू पद्मनाभ वाहन चर्चा में है। पेरूना विलेज कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट केरला में इनका जन्म हुआ। शुरुआत में 1893 में टीचिंग में इन्होंने कैरियर बनाया, बाद में इन्होंने मजिस्ट्रेट के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस की इन लॉ में। और नायर सर्विस सोसाइटी को 1915 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो कि मॉडर्न एजुकेशन, पॉजिटिव आउटलुक, सेंस ऑफ पर्पस, कॉम्पिटिटिव एज टू कम्युनिटी के बारे में शिक्षा देते थे। 1947 में नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इनको 1966 में पद्म भूषण के नाम से उपाधि दी गई। इनको टाइटल दिया गया भारत केसरी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। K9 वज्र चर्चा में है, जो हमारी हॉवित्जर है उसे संबंधित देखने को मिलेगी। हैनपा डिफेंस ने इसको डेवलप किया है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और जो हैनपा टेक मीन्स जो साउथ कोरिया की कंपनी है, उसने पार्टनर के रूप में लार्सन एंड टूब्रो को पार्टनर के रूप में लेके आए हैं। इसकी रेंज मतलब कि 52 कैलिबर के रूप में आपको देखने को मिलेगा, कैलिबर रहता है। ठीक है, बस ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कन्फ्यूसी सॉर्नेस सैफिन चर्चा में है। ये हमको नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में देखने को मिले हैं। किसके हैं? बर्ड से संबंधित, बस इतना याद रखना, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। किसके अवशेष है? फॉसिल फ्यूल है या बर्ड्स के? तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में शब्द ये चर्चा में था, किससे संबंधित है? वर्ड्स है। जैसे महासीर से संबंधित प्रश्न आया था कि महासीर क्या है, तो वो क्या है? फिश है, मतलब मछली है। ऐसे ही आएगा कि क्या है? वर्ड्स है। तो बस इतना ध्यान रखिए, वर्ड्स है और कहाँ मिले हैं? चाइना में। दो चीजें आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा लैसिन कॉरिडोर चर्चा में है, जो कि आपको नकार्नो काराबख रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान को आपस में कनेक्ट करता है, रोड है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने बान किया है कि अगर आपने इसके साथ कुछ किया तो ये क्या होगा, जो मानवता की सिचुएशन को क्या करेंगे, आप खत्म करेंगे, उस पर कहीं ना कहीं निगेटिव रूप से इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा लैसिन कॉरिडोर किससे संबंधित, तो आप बता देंगे आर्मेनिया और अजरबैजान से संबंधित। ये रीजन चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, और इसको ब्लॉक किया गया है अजरबैजानी प्रोटेस्टर के द्वारा, इसलिए यूनिसेफ ने इनको वार्निंग दी है।
दूसरा, विरासत सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वोवन साड़ीज के रूप में, साड़ीज ऑफ इंडिया के रूप में मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको ऑर्गेनाइज किया, साड़ीज फेस्टिवल विरासत। तो कुछ साड़ीज हैं हमारी महत्वपूर्ण कुछ राज्यों में, जैसे झारखंड में आपको कचल देखने को मिलेगी, सिक्किम में आपको लेपचा देखने को मिलेगा, भागलपुरी में आप, बिहार में भागलपुरी, गोवा में कुंबी, और इधर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो उपड़ा, जामदानी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क, पट्टा, चंपा सिल्क, हिमाचल प्रदेश में गलेचा, कुल्लू शॉल, तूबी, नामदा, गुदमा, लद्दाख में चाई और बुलोन। तो एक बार आप इसको पॉज करके देख लेना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी आपसे मैक्स द फॉलोइंग में पूछ सकती है, ठीक है। तो एक बार पॉज करेंगे, इसको देखेंगे, आपसे प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा, ओजेम्पिक चर्चा में है, क्योंकि एलन मस्क ने अपना इस टैबलेट का यूज करके 30.6 केजी अपना वजन कम किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजेम्पिक क्या है, जैसे गुच्ची के बारे में पूछा गया था, वैसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। ओजेम्पिक, बैगुई, ये क्या है, लेकिन आपको टेस्टी फूड से आप इसका सेवन करेंगे, लेकिन आपको टेस्टी फूड से इसे अलग होना पड़ेगा। ओजेम्पिक, बैगी, रोबिलसुस एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, इसको हम बोलते हैं सेमीग्लूटाइड, ठीक है। सेमीग्लूटाइड, तो आपसे शब्द आएगा तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के रूप में इसको लिया जाता है। ग्लूकागॉन, पेप्टाइन 1 रिसेप्टर अगेंस्ट, जो GLP-1RA बोलते हैं, तो इस शब्द को भी याद रखेंगे। ये क्या करता है, अब खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है, तो मील खाने के बाद, तो आपकी इस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकाडोन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इस टेबलेट लेने के बाद। तो आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखेंगे ओजेम्पिक क्या है, ठीक है। दूसरा, जो गुयाना है उसके प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इनको दिया जाएगा, और इस 17वां भारतीय प्रवासी जो दिवस है इंदौर में मनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और लगातार 6ठी बार स्वच्छ सिटी के रूप में इसको दर्जा मिला हुआ है, काफी अच्छी बात है। तो गुयाना आपको इधर देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको गुयाना है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें आपको हमने कल भी पढ़ा था, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं। गोटिया डिस्प्यूट क्या है, तो गोटिया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य विवाद वाला क्षेत्र है। 1953 में आंध्र प्रदेश ने इसको क्लेम किया, ठीक है। तो गोटिया विलेज क्या है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य इसमें डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज याद रखना है, तो इसको गोटिया आपसे पूछा है किन किन राज्यों के मध्य विवाद है, तो आप बता देंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य, ठीक है। इस बात को बस ध्यान रखना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।